हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन के बारे में। स्टूडेंट, अगर हम बात करें इफ्यूजन और डिफ्यूजन के बारे में तो आप इन दोनों ही प्रोसेसेस से काफ़ी फेमिलियर हैं। जैसे अगर हम बात करें डिफ्यूजन का या फिर एग्जाम्पल दे डिफ्यूजन का, देखिए हम हमेशा बात करते हैं कि अगर एक कोने में हमने कहीं पर कोई परफ्यूम रखा हुआ है और उसको हमने उसकी नोक को ओपन कर दिया तो आप देखते हैं परफ्यूम की स्मेल पूरे कॉर्नर में या पूरे रूम के अंदर क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। सिमिलरली एक कोने में अगर आप अगरबत्ती लगा देते हैं तो उसकी स्मेल भी पूरे रूम में चली जाती है। तो हम बोलते हैं कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन में गैस के पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं। मीन्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। मीन्स अगर हम बात करें कि हमारे पास दो कंटेनर हैं, हमने कहा एक कंटेनर में O2 गैस हमने ली हुई है और दूसरे कंटेनर में यहाँ पर हमने N2 गैस ली हुई है, ठीक है, डिफरेंट कंटेनर्स में, और इनको हमने एक वॉल से सेपरेट आउट किया हुआ है। अगर मुझे मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर इसका जो प्रेशर आप कुछ भी लगा लीजिए, 15 mm ऑफ HD है या 15 ATM है, यहाँ पर N2 का भी मैं मान लूँ 50 ATM है, दोनों तरफ 15 ATM प्रेशर है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इनके बीच में से वॉल को हटा दूँ जिससे मैंने इन दोनों गैसेस को सेपरेट आउट किया हुआ था, डेफिनेटली बेशक इन दोनों का प्रेशर क्या है, सेम है, लेकिन O2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई और यहाँ पर ना के बराबर है। सिमिलरली N2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई है लेकिन यहाँ पर N2 नहीं है। देन व्हाट हैपन, N2 स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड O2 स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और ये दोनों गैसेस क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाएंगी। कब तक, जब तक दोनों ही कंटेनर के अंदर, या फिर मैं बात करूँ इन दोनों ही कंटेनर के अंदर O2 और N2 की कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। इसका मतलब डिफ्यूजन क्या है, दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर और प्रेशर तो प्रोबेबली अभी तो हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं, वो हम ग्राहम्स लॉ के केस में डिस्कस करेंगे। अगर बच्चे हम बात करें इफ्यूजन की, इफ्यूजन कुछ नहीं है, जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सा अगर एक एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल हमने एक गुब्बारा लिया और उस गुब्बारे में एयर को फिल कर दिया, और उस गुब्बारे में एयर फिल करने के बाद अगर मैं उसमें पिन से उसको प्रिक कर दूं, मतलब एक हल्का सा छेद कर दूं, तो बच्चे जो एयर है वो क्या करेगी, प्रेशर के साथ उस छेद से बाहर निकल कर आएगी, है तो वो भी डिफ्यूजन। लेकिन अगर डिफ्यूजन एक छोटे से होल के थ्रू हो, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इफ्यूजन बोला जाता है। इट्स मीन दैट इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन। इफ्यूजन के बाद डिफ्यूजन तो पक्का होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर बात कर दी, अगेन वापिस हमने वही दो गैस ली है, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर क्या है, N2 है, और यहाँ पर हमारे O2 के मॉलिक्यूल और यहाँ पर N2 गैस के मॉलिक्यूल है। देखिए पहले तो हमने क्या किया था, यहाँ पर इनको कंप्लीटली ओपन कर दिया था, या ये बोल सकते हैं एक बड़ा सा होल यहाँ पे हमने कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, एक छोटा सा होल किया। देन व्हाट हैपन, ये गैस क्या करेगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या करेगी, मूव करेगी, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड diffusion। means diffusion takes place through a small hole is called diffusion, and definitely diffusion is always followed by diffusion। जैसे मैं कहूँ कार है, हमारी कार के टायर में जो एयर भरी होती है, अगर उसमें कोई पिन वगैरह लग जाती है या कोई कील लग जाती है तो आप देखते हो एयर निकलना शुरू हो जाती है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और जब इफ्यूजन हो रहा है तो डेफिनेटली गैस जो टायर है उसके अंदर एयर ज़्यादा है और बाहर क्या है, कम है, क्योंकि प्रेशर लगा के हमने उसके अंदर फिल किया हुआ है, तो वो क्या करेगी, बाहर आएगी। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इफ्यूजन, एंड इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो इनकी हमने बात इफ्यूजन और डिफ्यूजन की नहीं करनी है, तो जनरल टर्म्स हैं जो हम वैसे डिफाइन कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में, ठीक है। जितना ये डिफ्यूजन पर एप्लीकेबल है उतना ही इफ्यूजन पर भी एप्लीकेबल है, या इफ्यूजन पर मैं कहूँ ज़्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ग्राहम्स लॉ क्या कहते हैं कि अगर आप टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, देन ये कहते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन ऑफ एनी गैस, इफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square root of their molar mass, molecular
मास ऑफ द गैस। मीन्स अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, मान लिया कोई गैस है जिसकी हम कह रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दैट गैस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ दैट गैस। दिस लॉ कीपिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, और टेम्परेचर और प्रेशर के साथ साथ अगर मैं कहूँ कि एरिया ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो कांस्टेंट, एरिया ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो कांस्टेंट। मीन्स जिस ओरिफिस में से, जिस होल में से, जिस एरिया में से डिफ्यूजन हो रहा है उसको भी हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली एरिया भी क्या करने वाला है, डिफ्यूजन या इफ्यूजन को अफेक्ट करने वाला है। तो हम बात करें कीपिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। तो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसके बारे में हमें स्टेटमेंट देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन्हीं भी दो गैसेस की कंपैरिजन कर रहे हैं या दो गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस, एंड सिमिलरली रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द गैस सेकंड। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की मुझे कंपैरिजन करनी है, मतलब कौन सी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर है, तो मैंने कहा R1 बाय में R2, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, देखिए कांस्टेंट को जो मैं हटाऊंगी, कोई कांस्टेंट लगाऊंगी, यहाँ पर भी डेफिनेटली कांस्टेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रिलेशनशिप बचेगी क्या, M2 बाय में M1, क्योंकि M2 चला जाएगा ऊपर और M1 आ जाएगा नीचे। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, मींस रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये इन्होंने पहली स्टेटमेंट दी थी। अब इसी स्टेटमेंट को डिफरेंट टर्म्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है, या अगर हम बात करें इसी को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, देखिए कैसे हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस it is inversely proportional to the square root of density of the gas। अगर सेकंड स्टेटमेंट की मैं बात करूँ कि मैं इसको और कितने तरीके से मॉडिफाई कर सकती हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। सिमिलरली अगर मैं कह दूँ R1 गैस है तो डेंसिटी गिवन हो गई, हमने कहा R2 की बात कर रहे हैं, किसी दूसरी गैस की बात कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो गया, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सेकंड गैस। और अगर हम इसको कंबाइन करेंगे अगेन R1 बाय में R2 दैट इज इक्वल टू D2 बाय में D1। दिस इज ऑल्सो द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखिए मैं इनको रिलेट भी कर सकती हूँ कि क्यों मैंने मोलर मास और डेंसिटी को रिलेट किया। देखिए अगर हम बात करें किस तरीके से मोलर मास और डेंसिटी एक दूसरे से रिलेटेड होती है, अगर हम बात करें, हमने बात की है PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन हमने इसको बोला है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनको हम क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू R इनटू T। M को अगर हम इधर ले जाएंगे और V को इधर ले आए तो M बाय V RT, इसको हमने डेंसिटी बोला है। वैसे तो हम ये रिलेशनशिप पिछले वीडियो में भी डिराइव कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ मुझे, तो डेंसिटी किसके बराबर हो गई, PM बाय में RT के बराबर। मीन्स डेंसिटी ऑफ एनी गैस दैट इज इक्वल टू PM बाय में RT, जहाँ पर आपको मालूम है P प्रेशर, M मोलर मास ऑफ द गैस, R गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर। अभी हम बात करें ग्राहम्स लॉ में कि हमें क्या कांस्टेंट रखना है, प्रेशर एंड टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है, R ऑटोमेटिकली कांस्टेंट है। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ एनी गैस। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर मास ऑफ गैस के, इसीलिए हमने लिख दिया कि या तो मोलर मास या फिर क्या, डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, कभी कभी हम यहाँ पे इसी चीज को हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए क्या बोले, अगर हम बात कर रहे हैं कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय में वॉल्यूम होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय में वॉल्यूम फॉर एनी स्पीसीज, है ना, किसी की भी डेंसिटी, अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी हमें डिटरमाइन करनी है। ठीक है, फिर एक रिलेशन पढ़ते हैं हम, क्या, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, तो मुझे अगर हम वेपर डेंसिटी की बात करें तो वेपर डेंसिटी हम पहली बात तो यूज करते हैं किसके लिए, गैसेस के लिए। फर्स्ट थिंग इज दैट वेपर डेंसिटी इज यूज फॉर गैसेस, या डेंसिटी ऑफ गैस आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें वेपर डेंसिटी किस तरीके से मोलर मास से रिलेट होती है, अगर हम उसकी बात करना चाहें तो हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों वेपर डेंसिटी रिलेटेड होती है। तो अगर बच्चे हम बात करें वेपर डेंसिटी क्या है, पहली बात तो ये एक रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव टर्म बोल सकते हैं, दिस इज अ रिलेटिव टर्म। दूसरी बात ये यूनिटलेस होती है, यूनिटलेस मीन्स वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, जबकि डेंसिटी हम क्या कहते हैं ग्राम पर मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में हम डेंसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। मीन्स रिलेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ कि हम वेपर डेंसिटी अगर किसी भी गैस की निकालते हैं तो उसको कंपैरिजन करके निकालते हैं, और किसके कंपैरिजन में, दैट इज रिलेटिव टर्म इन कंपैरिजन टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस मीन्स अगर मैं बात करूँ व्हाट इज वेपर डेंसिटी, इट इज अ कंपैरेटिव टर्म मीन्स डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब दो डेंसिटी की रेशियो जब आप निकालें डेफिनेटली वो क्या होने वाली है, यूनिटलेस टर्म होने वाली है। तो वेपर डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस मीन्स हमने कंपैरिजन करनी है हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी को किससे, दैट इज किसी भी गैस की डेंसिटी के साथ, ठीक है। हमने यहाँ से पढ़ा कि डेंसिटी जो होती है वो मोलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो क्या हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ एनी गैस इज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेफिनेटली लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि डेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होती है। यहाँ से अगर हम बात करें मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें मालूम है क्या होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय में 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मास होता है 2, दैट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि मास ऑफ एनी गैस दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी होता है, और वेपर डेंसिटी हमने कहा दिस इज द डेंसिटी ऑफ अ गैस। तो ये वाली रिलेशन भी हम वहाँ पे अप्लाई करके जो रिलेशन हमने पहले करी कि R1 बाय में R2 इट इज इक्वल टू M2 बाय में M1, तो यहाँ से मोलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, मतलब वेपर डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ द गैस की हम बात करें तो 2 से तो देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बची क्या D2 बाय में D1 मीन्स ये दो रिलेशन हमने यहाँ से डिराइव की है कि R1 बाय में R2 अंडर रूट M1 बाय M2 D2 बाय में D1 होती है, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। बच्चे अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करें या थोड़ी सी और इसी के रिगार्डिंग बात करें कि इसको आप और किस किस टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाउ वी कैन एक्सप्लेन ऑल दिस, ठीक है। तो हम बात करते हैं व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन का क्या मीनिंग होता है, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन। देखिए सीधी सी बात है, हमें मालूम है दैट इज इफ्यूजन या डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस, डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस बाय में टाइम टेकन, कितने टाइम में कितनी गैस इफ्यूज या डिफ्यूज कर रही है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, जिसको हम बार बार R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल टर्म होगी। तो बच्चे अगर हम कुछ और टर्म्स की बात करें कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो बेसिकली किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। देखिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है, अगर हम एक रिलेशनशिप यहाँ से डिराइव करें, ये बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा डिफ्यूजन उतना ही फास्टर होगा। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन एरिया, एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द दैट इज मोलर मास, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, मीन्स हाइयर द टेम्परेचर मोर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। हमें मालूम है जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी सिस्टम का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस पार्टिकल उतनी ही इंक्रीज करेगी, और जितनी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और पार्टिकल्स को अगर डिफ्यूज करना है तो वो फास्टर डिफ्यूजन या इफ्यूजन शो करेंगे, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके। तो ये बात भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं, प्रेशर, एरिया
मोलर मास और क्या टेम्परेचर किस तरीके से डिफ्यूजन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से रिगार्डिंग कुछ एक दो फॉर्मूला और हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि और क्या हम इसको बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन है और रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज P1 बाय में P2 अंडर रूट D2 बाय में D1, और लिख सकते हैं P1 बाय में P2 अंडर रूट N2 बाय में N1। ठीक है, सिमिलरली अगर टेम्परेचर की बात करनी है R1 बाय में R2 इट इज इक्वल टू D2 इंटू T1 डिवाइडेड बाय में D1 इंटू T2। सिमिलरली P यहाँ पर अगर मास की टर्म में करना है तो D2 इंटू M2 एंड डिवाइडेड बाय में D1 इंटू M1। तो ये दो रिलेशनशिप भी आपसे यहाँ से निकाल सकते हैं। मीन्स अगर प्रेशर अलग अलग हो, देखिए अब तक तो हम क्या लेके चल रहे थे यहाँ पर ग्राहम्स लॉ में कि प्रेशर हमें क्या रखना है, सेम रखना है। लेकिन अगर प्रेशर हमें वेरी करवाना हो तो प्रेशर बदलेगा। मीन्स एक प्रेशर P1 है, दूसरा प्रेशर P2 है। अगर किसी क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्रेशर चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन हम कैसे निकालेंगे, P1 बाय में P2 अंडर रूट M2 बाय में M1। अगर टेम्परेचर हमें अलग अलग दे रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या रिलेशन लगाएंगे, R1 बाय में R2 अंडर रूट D2 इंटू D1 और D1 इंटू D2 और मोलर मास के टर्म में। तो इस तरीके से ये दो एडिशनल फॉर्मूला भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ एक दो फॉर्मूला और हम यहाँ पर बात करेंगे इससे रिलेटेड, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से ही रिलेटेड। ठीक है, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन को आप किस तरीके से और रिलेट कर सकते हैं। देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, देखिए कितनी गैस की वॉल्यूम कितने टाइम में डिफ्यूज हुई उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अभी हमने बात करी है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या है, कितना डिफ्यूजन हुआ कितने टाइम में। लेकिन अगर वही हमने बात करी है किसकी टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में, तो मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इन कंपैरिजन टू अनदर दैट इज इक्वल टू V1 बाय में T1 डिवाइडेड बाय में V2 बाय में T2, जो कि हमने कहा किसके बराबर है, M2 बाय में M1, जो कि किसके बराबर है, D2 बाय में D1। मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में हमें दो डिफरेंट वॉल्यूम, दो डिफरेंट टेम्परेचर दिए हुए हैं, एक का मास हमें दिया हुआ है, दूसरे का मास हमसे पूछा हुआ है, तो हम ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। डेंसिटी से रिलेट करना है तो ये वाली रिलेशन डेंसिटी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन पूछा हुआ है तो ये वॉल्यूम दी हुई है तो ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 बाय में T1। मीन्स कोई भी गैस की कितनी वॉल्यूम कितने टाइम में डिफ्यूज हुई, दूसरी गैस की कितनी वॉल्यूम कितने टाइम में डिफ्यूज हुई। ठीक है, सेकेंड हम यूज कर सकते हैं in terms of distance traveled by the gas, distance traveled by the gas। ठीक है, किसी भी गैस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखिए, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया। ठीक है, इस कंटेनर में हमारे पास पहले क्या है, यहाँ पर एक गैस कंसीडर करिए, हमने कंसीडर कर लिया कि ये गैस है O2। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक पाइप लगाई है। ठीक है, क्या लगाई है, यहाँ पर एक पाइप इस तरीके से। अब हमने क्या किया, इस गैस का ये जो पाइप था, इस ओरिफिस को, इस होल को खोल दिया। जैसे ही हमने होल को खोला, डेफिनेटली गैस क्या करेगी, इसके थ्रू बाहर भागने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब O2 गैस ने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम नोट कर लेते हैं। O2 ने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमने नोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गैस चेंज कर दी। अब हमने कहा यहाँ पर N2 है, H2 है, Cl2 है, कोई भी आप गैस ले लीजिए, अमोनिया है। ठीक है, फिर देखा कि नाइट्रोजन ने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इट्स मीन दैट एक फिक्स टाइम में, ठीक है, कोई भी गैस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। अगर हमें इसकी टर्म में अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन निकालना है तो बच्चे हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने कहा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाय द गैस, फर्स्ट गैस बोल देते हैं, फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम, इधर यहाँ लिख देती हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस डिवाइडेड बाय में टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय में वही फिर से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस सेकेंड, यहाँ गैस फर्स्ट बोल देते हैं, डिवाइडेड बाय में टेकन। मीन अगर मैं डिस्टेंस की जगह डी यूज, मैं डी इसलिए नहीं यूज कर रही थी क्योंकि डी हम डेंसिटी के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप डी के लिए रो यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें यहाँ पर रो लिख लीजिए, रो जो हम डेंसिटी के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर हम फिर डी यूज कर लेते हैं। मीन्स D1 बाय में D1 डिवाइडेड बाय में D2 बाय में D2, जहाँ पर D और D यहाँ पर क्या है, डेंसिटी नहीं है बच्चे, डिस्टेंस ट्रेवल है। दैट इज इक्वल टू R1 बाय में R2, जो कि किसके बराबर है, अगेन डेंसिटी ऑफ गैस सेकेंड डिवाइडेड बाय में डेंसिटी ऑफ गैस फर्स्ट, जो कि अगेन किसके बराबर है, मोलर मास ऑफ गैस सेकेंड डिवाइडेड बाय में मोलर मास ऑफ गैस फर्स्ट। तो इस तरीके से हम सेकेंड रिलेशनशिप किसकी टर्म में, कि कोई भी गैस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है कितने टाइम में। देखिए जरूरी नहीं है हमेशा टाइम 1 सेकेंड रहे, ये टाइम अलग अलग हो सकता है, ये डिस्टेंस ट्रेवल तो डेफिनेटली अलग अलग गैसेस हैं तो अलग अलग ही होने वाला है। देखिए एक बात और अगर हम करें, अगर हमसे क्वेश्चन आ जाता है कि 2 गैसेस हमें ले, कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस है हमारे पास और अमोनिया गैस है, और पूछ रहे कि किसका डिफ्यूजन फास्टर होगा, तो बच्चे डेफिनेटली हम पढ़ रहे हैं कि मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। इट्स मीन दैट जिस गैस का मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतनी ही कम होने वाली है। ये बात हम वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं, अगर कोई गैस मोटी है, बड़े पार्टिकल हैं, तो उनकी मूवमेंट क्या होगी, धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करेंगे, बहुत फास्टर मूवमेंट करेंगे, जिगजैग मोशन करेंगे, जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट भी बोलते हैं ना। तो पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, मीन्स मोलर मास जितना कम होगा, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन उतनी ही हाइयर होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हम यहाँ से पूछ सकते हैं। तो एक रिलेशन ये हो गई, एक रिलेशन ये हो गई। तीसरी रिलेशन हम बात करते हैं, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मीन्स एक गैस के कितने मोल्स कितने टाइम में डिफ्यूज हो गए और दूसरी गैस के कितने मोल्स कितने टाइम में डिफ्यूज हो गए। मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन एंड सेकेंड गैस, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय में टाइम टेकन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड गैस डिवाइडेड बाय में टाइम टेकन। कितने मोल्स कितने टाइम में, कितने मोल्स कितने टाइम में, 2 अलग अलग गैसेस के ट्रेवल हुए, अगेन विच इज इक्वल टू M2 बाय में M1 विच इज अगेन इक्वल टू D2 बाय में D1। तो स्टूडेंट ये सभी फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर यूज करने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यही था हमारा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, जिसको आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स चेक कर लेक्शन लिखे हुए हैं कि 25 ml ऑफ CO2 डिफ्यूजेस आउट ऑफ अ वेसल इन 75 सेकेंड। देखिए हमें वॉल्यूम दिया, हमारे पास एक रिलेशन है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाय में रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस, दैट इज इक्वल टू, हमने रिलेशन पढ़ी है V1 बाय में T1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय में V2 बाय में T2, जो कि किसके बराबर है, M2 बाय में M1 के बराबर है। ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए रेट ऑफ CO2, अब अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने कह दिया कि दिस इज CO2 और यहाँ पर सेकंड जो हमें दी हुई है व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2, वॉल्यूम हमें निकालनी है SO2 की, व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 डिफ्यूजेस आउट, ये दिया हुआ है। देखिए 25 ml मतलब वॉल्यूम कितनी है 25, ठीक है, 75 सेकेंड में डिवाइडेड बाय में 75 डिवाइडेड व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2, मीन्स ये हमसे पूछ रही है V2 क्या होगा, वो डिफ्यूजेस आउट इन द सेम टाइम अंडर सेम कंडीशन, मीन्स 75 से दिया हुआ है, टाइम सेम है तो बच्चे ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। मीन्स हमारे पास क्या बचा 25 डिवाइडेड बाय में V2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ SO2। SO2 का मोलर मास कैलकुलेट करके देखिए 32 सल्फर का होता है और 32 इन दोनों का हो गया, मतलब कितना हो गया 64, और डिवाइड करें हम किसका, यहाँ पर हमारी दूसरी गैस कौन है, दूसरी गैस है हमारे पास CO2 का आप सबको मालूम है कितना है 44।
तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, V2 कैलकुलेट करना है। तो डेफिनेटली आप बहुत आसानी से V2 कैलकुलेट कर देंगे। V2 क्या हो गया, 25 डिवाइडेड बाय में √64 इंटू √44। तो बच्चे √64 को √44 को आप सोल्व कर लीजिएगा, ये तो बाहर से निकल गया। √8 और 44 को भी अंडर रूट सोल्व करके यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारी V2 यहाँ से निकल आएगी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि कितनी वॉल्यूम डिफ्यूज होगी, टाइम हमें सेम दे दिया, अलग अलग टाइम दे देते तो भी हमारा यहाँ पे हम टाइम से बस इसको डिवाइड कर देते और कुछ फर्क नहीं होना था। ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन की बात करें, वॉल्यूम ऑफ ओजोन एंड क्लोरीन, दो गैसेस दी हुई है ओजोन और क्लोरीन, डिफ्यूजिंग ड्यूरिंग द सेम टाइम, टाइम सेम दिया हुआ है, वॉल्यूम दे दी 35 ओजोन की और क्लोरीन 29 रिस्पेक्टिवली। कह रहा मोलर मास ऑफ क्लोरीन अगर 71 है तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ओजोन, ओजोन का मोलर मास निकालिए। देखिए बच्चे वैसे तो ऐसे क्वेश्चन का वैसे ही हमें आंसर मालूम होता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि मोलर मास क्या है। ठीक है, तो मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम हमसे दी हुई है कि वॉल्यूम है 35 V1, टाइम सेम है इसलिए लिखेंगे नहीं, डिवाइडेड बाय में 29, R1 बाय में R2, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी बात है, पहले कौन है O3, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ Cl2 जो कि किसके बराबर है, मोलर मास ऑफ क्लोरीन जो कि हमें गिवन है कितना 71 डिवाइडेड बाय में मोलर मास हमें क्या करना है, किसका निकालना है, किसका O3 का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मोलर मास ऑफ O3। डेफिनेटली ये भी बहुत आसान है, मोलर मास हमें निकालना है तो ये हमारा हो गया अंडर रूट मोलर मास ऑफ O3 इज इक्वल टू अंडर रूट 71 बाय में 35 इंटू 29। तो इसको अगर आप बच्चे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो हमारी यहाँ पर आई है मोलर मास हमें निकालना है, लेकिन मोलर मास अभी अंडर रूट में है, वापस हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके यहाँ से क्या निकाल देंगे, मोलर मास ऑफ ओजोन कैन बी कैलकुलेटेड। डेफिनेटली कैलकुलेशन आप अपने आप कीजिएगा, स्क्वायर रूट आप अपने आप सोल्व कर लीजिएगा, इतना तो आप सबको आता ही है। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन हमें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से देखने को मिलेंगे। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।